तो हम उस पहले टॉपिक की बात करते हैं जो था आपको महासागरीय जल की लोड़ता। तो उसमें सिंपल सा एक चीज़ था हम लोग को समझने के लिए कि आखिरकार ये सल्टिनिटी है क्या। तो समुद्री जल में या किसी भी जल में, विशेषकर हम समुद्री जल की बात कर रहे हैं, घुले हुए पदार्थों का जो अनुपात होता है, उसका जो एवरेज होता है, उसे हम महासागरीय जल की लवणता कहते हैं, सल्टिनिटी कहते हैं। अब 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम उसकी मात्रा है, वही उसकी लवणता है। तो एवरेज अगर हम देखें तो 4 महासागर हैं ऐसा, तो उसमें हमको इस लवणता की वजह से होता क्या होगा। तो देखिए, ये जल के डेंसिटी को प्रभावित करता है, इसे घनत्व को बढ़ाता घटाता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो समुद्री जल है तो उसमें इसकी मात्रा जो है क्या सब जगह इक्वल होती है। तो आप स्पष्ट समझ लें कि इक्वेटर से लेकर और ध्रुवों के बीच, माने जो विषुवत रेखा है और जो दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो सबसे ज्यादा न्यूनतम मात्रा इस साल्ट का कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो स्पष्ट जान लें कि विषुवत रेखा पर कम रहता है लेकिन ध्रुवों पर न्यूनतम रहता है। तब होता है कि ज्यादा कहाँ रहता है। तो पता चलता है कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कर्क रेखा के आसपास 20 से 30-35 डिग्री अक्षांश तक के आसपास में, और उधर मकर रेखा के आसपास अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा सल्टिनिटी पाया जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो पता चलता है कि नहीं, उत्तरी गोलार्ध में कम और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों भाई? तो दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं, जो उसका अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार ज्यादा है। फिर अब ये हुआ कि क्या सिर्फ क्षैतिज रूप में ही, लंबवत रूप में ही सल्टिनिटी की मात्रा ज्यादा होती है, या जल की गहराई के हिसाब से कोई संबंध है इसका? तो इसका दोनों संबंध है। एक तो लंबाई के साथ देख लें या क्षैतिज देख लें, समानांतर देख लें कि हम जब 20 से 40 डिग्री अक्षांश के आसपास या कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जब जाते हैं तो वहां पे क्या है कि लवणता की मात्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। फिर वह गहराई के हिसाब से देखें हम, तो गहराई के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब हम 400 मीटर के आसपास तक जाते हैं, यानी कि 387 मीटर लगभग के आसपास जब जाते हैं गहराई में, तो गहराई के साथ साथ लवणता बढ़ती जाती है, ये 400 मीटर तक। लेकिन 400 मीटर के बाद से इसकी मात्रा में क्या होती है कि तेजी से कमी आने लगती है। माने ऊपर में आपको खारापन मिल सकता है, नमक की मात्रा मिल सकती है, लेकिन 400 मीटर की गहराई के बाद से इसमें कमी आती है। 400 मीटर की गहराई तक इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। लंबाई में जाए तो 20 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब ये नमक के प्रकार कितने होते हैं? तो पता चला कि समुद्री जल में 27 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं। अब ये साल्ट आते कहां से हैं? तो देखिए, साल्ट का एक बहुत बड़ा जो स्रोत है वो सतह है, और सतहों को अपर्दन करके नदियां क्या करती हैं, उस साल्ट की मात्रा को लेकर पहुंचा देती हैं। लेकिन सियाल और सीमा, माने एक पे महादेश है एक पर महासागर है, प्लस ज्वालामुखी के चलते राख वगैरह, या बहुत सारी ऐसी भूगर्भिक क्रियाएं जिसके चलते इसको नमक की मात्रा मिल जाती है। तो जो नदियों से साल्ट प्राप्त होता है वो कैल्शियम के माध्यम से होता है, और जो इस तरह से नॉर्मल उससे प्राप्त है वो सोडियम का होता है। तो 27 प्रकार के जो साल्ट पाए जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो सोडियम क्लोराइड का होता है।
दूसरे नंबर पे होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट का, और चौथे नंबर पे कैल्शियम सल्फेट का होता है। तो एक चीज समझ में इतना आया कि समंदर में जो प्रति 1000 ग्राम पानी में जो भी कुछ पदार्थ मिले रहते हैं, घुले रहते हैं पानी में, उसी की मात्रा का अनुपात निकालते हैं, वही अनुपात हमारा सागरीय लवणता के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1 लीटर पानी में कितना ग्राम नमक की मात्रा है। फिर हुआ कि भैया ये नमक सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है, तो पता चल कि नहीं, इसमें 27 प्रकार के हैं। फिर 27 प्रकार में देखा कि सबसे अधिक कितने हैं भाई, तो उसमें 7 प्रकार है, और 7 प्रकार में शुरुआत के हम 2-3 जानते हैं। फिर पता चला कि अच्छा ये नमक जो बहुत प्रकार के साल्ट हैं ये आते कहाँ से, तो पता चला कि ज्वालामुखी क्रियाओं से, फिर सतह के द्वारा, नदियों के द्वारा जो कुछ निक्षेप होता है उसके माध्यम से, ये सब को मिला दिया जाता है। फिर हुआ कि ये पूरा समंदर तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसमें नमक जो साल्टिनिटी ज़्यादा कहाँ पाया जाता होगा। तो हमने इक्वेटर से देखा कि इक्वेटर से हम जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बीच के हिस्सा में पाया जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के आसपास और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास ये पाया जाता है। फिर इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि चलो क्या गहराई के साथ भी इसका संबंध है, तो पता चला कि लगभग 400 मीटर 387 मीटर के आसपास जब हम गहराई तक जाते हैं तो नमक की मात्रा में वृद्धि होती है, नहीं उसके बाद जब जाते हैं तो इसकी मात्रा घटने लगती है। फिर हुआ कि चलो यहाँ तक तो हम समझ गए। फिर हुआ कि अच्छा इस साल्टिनिटी को बढ़ाने घटाने का काम कौन सा करता है, तो पता चला कि देखिए महाद्वीपों में अगर तट देखेंगे 2 मिलेगा आपको, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। महासागरों में ही मिलेगा पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो अक्सर स्थलीय भागों के पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर इतना होता है कि पूर्वी तट में साल्टिनिटी की मात्रा कम पाई जाती है और पश्चिमी तट में साल्टिनिटी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसका मुख्य कारक क्या है कि व्यापारिक पौने हैं। व्यापारिक पौने पश्चिमी तट पे जो नमक की मात्रा होती है उसको ज़्यादा बढ़ा देती हैं, पवन के चलते, पवन के वेग चलते, हवा जल धाराओं पे उनका प्रभाव पड़ता है। और पश्चिमी जो हवाएं हैं इसके अपोजिट में काम करती हैं। तो एक तो क्रम ये समझ में आ गया है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट और उसके पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट पर नमक का प्रभाव ज़्यादा होता है, साल्टिनिटी का प्रभाव ज़्यादा होता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि जैसे हम भारत को लेते हैं तो भारत में पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में नमक की मात्रा या साल्टिनिटी ज़्यादा जो पाया जाता है वो अरब सागर में पाया जाता है। तो इसके 2 रीजन हैं, जिसमें पहला रीजन ये है कि हम लोग के यहाँ की बहुत सारी नदियाँ हमारे यहाँ जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं या प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं और पूर्वी तट पर क्या कर देती हैं कि वहाँ के पानी को मीठा कर देती हैं, इसलिए नमक की मात्रा कम पाई जाती है। जबकि पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली नदियों में जो 5 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी, तो बहुत कम उसके कंपेरिजन में तो यहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर हमने एक चीज़ बोला था कि व्यापारिक पौनों का भी प्रभाव पड़ता है। अब चूंकि हमारा जो गोलार्ध हम जिस जोन में है, जिस अक्षांश में है, तो हम पूर्वी हवाओं के वाले क्षेत्र में हैं, तो उस जोन में हम हैं, तो उसका प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए हमारा पश्चिमी तट पर क्या है कि नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब बताइए कि साल्टिनिटी को मापा कैसे जाता है, तो इसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है स्लाइन नेक्टर, उसके माध्यम से मापा जाता है। साथ ही साथ क्या आता है कि जो आइसोहेक्लाइन जो होता है जिसके माध्यम से एक इक्वल जो समान लवणता वाले क्षेत्र को वो डिफाइन करता है। फिर आप बहुत सारे ऐसे सागरों को देखेंगे, जैसे भूमध्य सागर है, आपको लाल सागर है, अरब सागर है, कैस्पियन सागर है। तो जिस सागर में बड़े पैमाने पर नदियां गिरती हैं, जैसे कैस्पियन सागर है, तो जहां पे नदियों का पानी ज्यादा जाएगा
जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे क्या होता है कि साल्टिनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि नदियों में मीठा जल होता है, इसलिए उसको घटा देती हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि एक बंद एरिया लैंड लॉक हो चारों तरफ से, मतलब कोई झील है जैसे, एक है कि कुछ आवागमन है उसमें और एक पूरा खुला है, तो तीनों में सबसे ज्यादा लौड़ता किस में होगा? आपको सोच के बताइए। मैंने एक चारों तरफ से बंद है, एक खुला हुआ है, एक दो वे है उसमें से आने जाने का पानी, और ये पूरा खुला हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो लौड़ता होगा ना वो बंद वाले क्षेत्रों में होगा, और सबसे कम होगा ना वो खुला वाले क्षेत्रों में होगा। सीधे तौर पे है। अब इसी क्रम को अगर देखते हैं हम लोग, फिर अगर हम देखेंगे कि उस आधार पे कि लौड़ता के आधार पे जो जल के स्रोत हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खारा पानी के जो झील है वो तुर्की का वान झील है। इसका एरिया चूंकि छोटा है, तो इसमें 330% खारापन पाया जाता है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा खारा पानी का जो सागर है, तो हमारा वो कैस्पियन सागर है, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है। और सबसे ज़्यादा खारा पानी जो पाया जाता है वो आपको तुर्की के वान झील में पाया जाता है, और कैस्पियन सागर जो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। जबकि सबसे ज्यादा खारापन वाला महासागर कौन सा है अगर आपसे पूछता है, तो अटलांटिक महासागर है। फिर प्रशांत महासागर में अन्य महासागरों की अपेक्षा सबसे कम खारापन पाया जाता है। फिर अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हो, तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर है। तो अरब सागर में जो औसत लौड़ता पाई जाती है वो 36% है, जबकि बंगाल की खाड़ी में 30% है। तो बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी नदियों का समागम होता है। एक क्रम को देखते हैं। फिर भारत में हम आते हैं, तो भारत में जो सबसे खारे पानी की जो खारा पानी जिस झील में पाया जाता है वो राजस्थान का सांभर झील है, और बड़े में आप जाओगे तो चिल्का झील है। फिर इसी क्रम में जाओगे तो मृत सागर जो देख रहे हो, तो उसमें वान झील के बाद सर्वाधिक जो खारापन अगर हम देख रहे हैं एक बड़े क्षेत्र में, तो हमको मृत सागर में हमको दिखाई दे रहा है। अब इसी आधार पे नमक का उत्पादन है, तो भारत में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन अगर देखें तो इसी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से होता है, जिसमें राजस्थान के सांभर झील और गुजरात के तटीय इलाकों से नमक का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। पूर्वी तट पर इसलिए कम किया जाता है कि वहाँ पे खारापन कम पाया जाता है बनस्पत की पश्चिमी तट की अपेक्षा। तो इस प्रकार 5-7 बिंदु बस दिमाग में रखिए। विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, देन कैस्पियन, देन मृत सागर, और सबसे ज़्यादा तुर्की का वान झील। इंडिया में जाओगे तो आप सांभर झील, राजस्थान और उड़ीसा का चिल्का झील, एक क्रम को देख रहे हो, खारापन में देख रहे हो। फिर हमने समुद्री जल में देखा तो नमक के 27 प्रकार होते हैं, जिसमें 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इनके स्रोत क्या थे, तो कुल मिला के ज्वालामुखी क्रियाएं, सतही निक्षेपण नदियों के द्वारा, इससे नमक की मात्रा मिलती है। फिर इस लौड़ता के रूप में देखोगे तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो विषुवत रेखा पर भी कम मिलता है और ध्रुवों पर भी कम मिलता है, लेकिन ध्रुवों पर न्यूनतम रूप में होता है और विषुवत रेखा पर बहुत कम होता है। हम कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास में साल्टिनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा कि दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा, तो पता चलता है कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में कम पाई जाती है। अब समुद्री जल की औसत जो लवणता पाई जाती है वो 35% के आसपास पाई जाती है। तो 35% पाई जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो लवणता, औसत लवणता वो ज़्यादा पाई जाती है और उत्तरी गोलार्ध में कम पाई जाती है, और समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। इसको नापने का जो यंत्र होता है उसका नाम होता है सलाइन नेक्टर, और इसको समान रूप से जो क्षेत्र को इंडिकेट करती है, जो लाइन इंडिकेट करती है, वो आइसोहेलाइन होती है। इतना हमारे दिमाग में रहेगा तो हम एक प्रश्न हो सकता है कि हमको यहाँ से
एक प्राप्त हो जाए। अब सामान्य जो हम नमक का उपयोग करते हैं, आयोडाइज्ड नमक और एक नमक के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी हम एक चीज़ हो गया समुद्री लौटता, और नेक्स्ट जो होगा समुद्री जल का तापमान, समुद्री जल का घनत्व, समुद्री जल धाराएं।